आसो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड लेट्स डिस्कस आज के टॉपिक्स हैं जो डाउनलोड सौरभ पांडे CSCE ऐप अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, दीज आर द टॉपिक्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ आयरनिंग इफेक्ट। केमिस्ट्री के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। यू नीड टू बी जस्ट अवेयर अबाउट, क्योंकि साइंस का टॉपिक है तो पता होना चाहिए। फिर ये टॉपिक देखो मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया फ्रेम किया, मेंस का क्वेश्चन भी इसी से बनाया। ज्योग्राफी का जो एडवांस टॉपिक्स है कुछ ऐसे ही हमें कवर करना है। वॉल्केनिक इरप्शन आइसलैंड में क्यों होता है, ज्योग्राफी का एडवांस टॉपिक है। EU ब्लॉक लॉ, ये माइग्रेशन से रिलेटेड है। ये एक साथ पूरा आर्टिकल आ गया COP28 का आउटकम। आप लोग में से मुझे शायद कुछ दिन पहले मैसेज भी आया था, तो एक साथ सारा आ गया। ऑल्दो मैंने सब कुछ डिस्कस कर रखा है, आपका कंटेंट रिपीट होगा तो एक बार इसको सुन लेना। मेरा तो ये आपसे ये कहना है कि आप एक बार सुन लेना। और आपको मैंने कहा था कि जब COP28 के पॉइंट्स होंगे तो आपको नोट डाउन कर लेना। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है तभी ऐड करना जब PDF शेयर करूँगा। तो ये वाला तो ऐसे ही करना है, ठीक है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी, तो एक ये टॉपिक और फिर मेंस का क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न देख लो, जो 10 नंबर का प्रश्न है। जियोलॉजी ऑफ आइलैंड मेक इट वॉल्केनिक इरप्शन प्रोन, ठीक है। आइसलैंड की जो जियोलॉजी है वो उसको बेसिकली जो है उसको एक वॉल्केनिक इरप्शन प्रोन जो है वो बना रही है। बढ़िया क्वेश्चन है और एडवांस क्वेश्चन है। कोई डाउट है इस नंबर तक आप मुझे रीच कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, जैसे कई लेवल पे है, जरूरी नहीं पढ़ाई से रिलेटेड हो। नॉन एकेडमिक डाउट्स हैं, स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, मुझे रीच कर सकता है। अगर मेरे लेवल पे हेल्प होगी, पढ़ाई की वजह से टेंशन इतना नहीं लेना है या स्ट्रेस नहीं लेना है जिससे मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो, ठीक है। तो कभी भी कोई भी डाउट हो आप मुझे रीच कर सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच भी किया है, उनका कुछ कई सारी कंडीशंस उन्होंने फेस भी किया है और मेरे लेवल पे जो हो सका है उसको हम लोगों ने रिजॉल्व भी किया है। तो आप मुझे बिल्कुल रीच करें विदाउट एनी हेजिटेशन। मेरे लेवल पे अगर होगा तो मैं ज़रूर से कर पाऊंगा। अब देखो हम सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, बट इफ़ इट इज़ पॉसिबल फ्रॉम माई साइड तो मैं ज़रूर से उसके लिए कदम उठाऊंगा, ठीक है। तो ये देख लो, क्वेश्चन देख लो। ये आपको लिखना आकलन सीरीज़ का अगर आप हिस्सा, तो अपने आंसर पोस्ट करते रहें, आंसर पोस्ट करते रहो। देखो मैं बार बार इसको कह रहा हूँ क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें रन कर रहा हूँ, इन द सेंस कि हम लोग को यूट्यूब भी है, तो मुझे सैटरडे संडे का टाइम मिलता है, जो भी 1 घंटे का टाइम मिलता है मैं कॉपी चेक कर लेता हूँ। तो कॉपीज़ आपकी चेक होंगी, कॉपीज़ की चिंता नहीं करनी है, ये कॉपीज़ चेक नहीं होगी, कॉपीज़ सबकी चेक होंगी, ठीक है। अब सुबह 4:30 बजे मैं सुबह 5 बजे वाला सेशन आई रिकॉर्डेड, फिर उसी समय मैं क्वेश्चन भी अपलोड कर देता हूँ कि आप लोग अपने आंसर पोस्ट करते रहें, आंसर डालते रहो आकलन सीरीज़ में, ठीक है। तो यहाँ डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आज 20% ऑफ है। इस ऑप्शनल में 20% ऑफ है। इसमें 2 पार्ट है। आपको जो 3 मंथ वाला है वो ले लेना, जो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1 ईयर वाला मत लेना अभी। 1 ईयर वाला अगर, क्योंकि 1 ईयर अगर आप लाइव करते तो फ़ायदा होता, बट अभी आप जो है जो 1 जनवरी से 3 मंथ वाला है उस पर भी आप चाहो तो 1 ईयर ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि बार बार देखना। बट अगर 3 मंथ्स मोर देन सफिशिएंट है, पूरी क्लासेस एक्सेस कर सकते हो और ये देख लेना। 20% ऑफ है, आज ऑफर है तो देख लेना। ये मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग आपको आगे, अब शायद मैं 2-3 दिन के अंदर आपको मेल भेजूंगा। उस मेल जो उन्होंने ज्वाइन किया है, आपको सारी चीज़ें जो क्वेरीज पूछी जाएंगी वो आपको बता देना है, ठीक है। कुछ रिकमेंडेशंस दूंगा, वो आपको फॉलो करना है। यूट्यूब के अंदर जो किताबें हैं वो सारी मैं कवर करूँगा फ्री में, ठीक है। लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, GC लियोंग, ये यूट्यूब के अंदर फ्री क्लासेस होंगी। एडवांस पार्ट ऐप के अंदर होगा। एडवांस पार्ट मतलब जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांस पार्ट, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, तो उसका एक क्रैश कोर्स टाइप क्रिएट करूँगा। तो कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन किताबों को पढ़ लेना। कहीं कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग ऐसा करने की जरूरत ही नहीं आपको पड़ेगी, पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। सही से बस पढ़ने की आदत, हाँ। बट कुछ किताबें जो मैं आपको बोलूँगा उसको पढ़ना, वीडियो भी देखो साथ में पढ़ो भी, पढ़ना जरूरी है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम का आप लोग हिस्सा जरूर से बनना। इस पर ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए करवाऊँगा भी, और ठीक है, सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। तो इस प्रोग्राम को मिस नहीं करना है, क्योंकि इसी पर मेरा भी एक फोकस भी है। और मेंटरशिप के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए जो है लेकर आऊँगा, है ना। मंडे के जैसे लाइव एक क्लास होगी, सैटरडे को रिव्यू क्लास होगी, इस टाइप से पूरा आपका रहेगा। शुरू करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक। ये एक टॉपिक है, इसमें कोई मेंस का कोई प्रश्न नहीं बनेगा। प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ जानकारी आपके पास इसमें इससे रिलेटेड होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसमें, ठीक है। तो इसमें जनरली देयर इज दिस एस्पेक्ट ऑफ आयरनिंग इफेक्ट। तो देखो आयरनिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, जिसमें जनरली आज के समय में देखो UPSC बहुत एप्लीकेशन बेस्ड साइंस के प्रश्न बनाती है।
तो थोड़ा सा चलो नई चीज़ है तो जान लेना चाहिए, आई थिंक सब लोग को पता भी होगा। तो इसमें बहुत ही कॉमन से पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना, जैसे कोई भी जो आयरन होता है ना, प्रेस जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या एक हैवी मेटल होता है, और एक तो हैवी मेटल होता है और दूसरा वो हीट अप होता है। जैसे बड़े बड़े जो प्रेस होते हैं उसमें तो कोयले से करते हैं, आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है वो आपका होता है। अब हमारा जो क्लॉथ्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ फाइबर्स, प्लांट और एनिमल के फाइबर से बने, जैसे कॉटन है, वूल है, उसका बना होता है। अब ये जो फाइबर्स है इनमें दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, एंड दे आर वेरी मच सिमिलर टू ग्लूकोज एंड शुगर व्हीट। मतलब अगर आप देखोगे तो ये जो फाइबर हैं, प्लांट और एनिमल के जो फाइबर हैं से जो डिराइव्ड फाइबर हैं, और वो भी किससे बने हैं, दैट दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली जो शुगर और ग्लूकोज को बनाते हैं वैसे ही फाइबर्स जो हैं आपके प्रेजेंट है। अब ये क्या है कि जैसे जैसे देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर, मतलब पॉलीमर का मतलब एक मॉलिक्यूल है वो बहुत बार है ना, मतलब कंबाइन होकर मोनोमर बनाएगा, मोनोमर कंबाइन होकर पॉलीमर बनाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन एटम है। अब यही लाइक है ना, मतलब इनकी जो साइज़ है, जैसे जितने जितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते जाएंगे दे विल फॉर्म मोनोमर एंड देन दे विल फॉर्म द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स जो है वो आपके फॉर्म होंगे। अब क्या होता है कि जो भी हम क्लॉथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो जैसे मान लो ये कॉटन है, ये दूसरे जितने भी कपड़े होते हैं इनके, दे आर मेड ऑफ पॉलीमर्स। और वो जैसे होता है ना, जैसे आपने मैगी खाई हो, तो मैगी में क्या होता है कि खाई तो होगी, इसमें क्या सी बड़ी बात है। तो मैगी में क्या होता है कि होता है ना, सब एक थोड़ी देर ठंडी हो गई तो एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एकदम से जब आप धोते हो तो धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे एंटेंगल्ड टाइप हो जाते हैं, नॉट टाइप हो जाते हैं, मतलब एकदम से जैसे सांप गले मिलते हैं ना उस टाइप से, तो एकदम से एंटेंगल टाइप हो जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम आयरनिंग करते हैं तो आयरनिंग इफेक्ट बेसिकली क्या करता है, यही जो मॉलिक्यूल्स हैं जो धोने की वजह से आपके एक प्रकार से नॉटिंग इनकी हो जाती है, तो उसको रीअरेंज करके और स्ट्रेट करना, मतलब रीअरेंज करके प्रॉपर उस शेप में आना, ये काम होता है। और ये प्रोसेस को आयरनिंग इफेक्ट जो है बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है और ये प्रोसेस है, इसको हम आयरनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, जब आप आयरन रखते हो, आयरन में मेटल्स का है, उसके बाद हीटअप होता है, हीट की वजह से जो भी ये मॉलिक्यूल्स है, दीज मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली दे आर रीअरेंज्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेलुलोस मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे सेलुलोस प्रेजेंट होते हैं, तो सेल्यूल बहुत बड़े भी होते हैं, सो दे हैव वेरियस है ना, जैसे जैसे ये जो सेलुलोस है, सेलुलोस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर बिग ऑल्सो, ठीक है। जैसे थोड़ा सा बता देता हूँ डायग्राम से, तो जैसे सेलुलोस मॉलिक्यूल्स हैं तो ये भी नूडल्स की तरह होते हैं इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। तो जब आप आयरनिंग इफेक्ट, मतलब आयरन विथ हीट जो है, हीट ट्रांसफर होने से दोबारा से आपका अरेंज हो जाते हैं, तो कपड़े जो है इस प्रकार से बनते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि रिसेंटली मतलब आयरनिंग इफेक्ट न्यूज़ में है या आयरनिंग इफेक्ट अभी था, ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है, तो पता होना चाहिए कि आयरनिंग इफेक्ट बेसिकली यही जो आयरनिंग करता है उससे रिलेटेड है। कॉमन सी बात है बट कई बार मिस हो जाती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पेपर में आया तो जानना भी चाहिए। साइंस वाले दूसरे देखो एडवांस टॉपिक है, ज्योग्राफी का एडवांस टॉपिक है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास निकल कर आती है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। दिस इज लिंक्ड विद एडवांस टॉपिक, ठीक है, एडवांस टॉपिक है ज्योग्राफी का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कल कम्युनिटी पोस्ट में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कंटेंट पोस्ट किया गया था। वो बेसिकली थोड़ा सा वो उसमें थोड़ा क्या पूरा ही एरर था, वो जब उसको बनाया जा रहा था तो कंटेंट किसी का था और हेडलाइन किसी और का हो गया, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने किसी भी नोट्स बनाए हों कम्युनिटी पोस्ट में, जो मैं एक पॉइंटर करंट अफेयर्स आपको देता हूं, तो अगर आपने नोट्स बनाए हो तो उसको करेक्ट कर लेना। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो उसमें नाम दिया था, उसका जो कंटेंट था वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, मतलब टॉपिक कुछ और था, कंटेंट जो है पुराने टॉपिक का चला गया उसमें। तो वो जब आप वो स्लाइड्स बनाते हो ना, तो मान लो आपने सेव प्रेस नहीं किया तो इस टाइप से हो जाता है, तो वो मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन फिर भी किसी ने अगर उसको नोट डाउन किया तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा सही कर ले। 5M सीरीज़ में उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस कर रहा था, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक मिस्टेक थी, है ना। तो अगर प्लीज़ इसको अगर आपने नोट कर लिया तो उसको अपना करेक्ट कर लेना। ये है, चलो यहाँ पे मैं एडवांस जो ज्योग्राफी का एडवांस टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हमारे पास जो डिस्कशन का पॉइंट है वो एक तो ये है कि मैपिंग का एक क्वेश्चन हम लोग के लिए निकल कर आ जाएगा, जो वॉल्केनिक्स हैं उसके नाम देखेंगे। दूसरा आइसलैंड जो है, उस आइसलैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, खासतौर से उसकी जियोलॉजी, और जिसके बेसिस पे हम कंक्लूड इजीली कर सकते हैं कि वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन आखिर क्यों इतना अधिक होता है,
ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन बेसिकली क्यों इतना अधिक आपका होता है, ऐसा हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले कुछ देख लो, पहले देख लो किस जगह की हम चर्चा करेंगे। तो ये यूके है, ये नॉर्वे है, ये फैरो आइलैंड है, ये आपका रेवजाविक करके है जो कैपिटल आइसलैंड, ये आइसलैंड है, ऊपर नॉर्वेजियन सी है, इधर ग्रीनलैंड है। थोड़ा मैपिंग का एक क्लैरिटी होनी चाहिए। मैपिंग में जो जो जगहें हैं, पिछली बार भी जितनी जगहें मैंने डिस्कस की थी सब पेपर के अंदर आए थे। आप है ना, पुरानी संस्थान में जो मैं था तो उसमें एक वीडियो भी एग्जाम से जस्ट पहले निकाला था, उसमें से 4 प्रश्न थे, एक 27 मिनट का वीडियो और उसमें 4 प्रश्न थे, डायरेक्ट प्रश्न थे, प्रीलिम्स की बात की जाए तो वो आइडिया रहता है, क्योंकि इतने समय से हम लोग कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो वो आइडिया रहता है, अच्छा ये जगह न्यूज़ में है, यहाँ से ये क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, इससे ये क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, इस टाइप से। ठीक है, 5 AM सीरीज़ जो सुबह मॉर्निंग में आती है उसको बहुत सीरियसली लेना। 24 की तैयारी कर रहे हो, 25 की, 26 की कर रहे हो तो मत करना, ठीक है, तो क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। फिर आप अपने स्टैटिक को करो और हिंदू को थोड़ा सा सेशंस को अटेंड करो। अब यहाँ पे ये देख लो, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देख लो कि ये अगर आपसे पूछा, अब ये ऐसा होता है ना कि ये देखो नाम ऐसा अजीब है, पता नहीं कैसे बोलेंगे इसको, आइज़ा फजाला जोकूला। अब होता है ना कि कई बार अगर आपने नया नया कंप्यूटर ख़रीदा है तो जैसे पहले के टाइम पे होता था कि सारी कीबोर्ड एक साथ प्रेस कर देते थे और वो एक लाइन लिख जाती थी, ठीक है, तो वैसा ही कुछ नाम है। देखो ये किस टाइप से, अगर आपको स्पेलिंग या बोलना पड़े ना, बोल नहीं पाओगे, आपको लगेगा कोई गलती से लिख दिया है कुछ। तो ये वॉल्केनो का नाम है जो कि आइसलैंड के अंदर है, ये नाम याद रखना। और एक और वॉल्केनो है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आगे नाम है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हाल में ही वॉल्केनिक इरप्शन आपका हुआ। तो जैसे कोई भी जैसे जैसे अगर आप देखोगे ना, ये वॉल्केनो है, तो वॉल्केनो का ये आपका जब भी हम इरप्शन की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो ये जैसे ये आपका लावा फ्लो है, ये क्रेटर क्रिएट होता है, ये ऐसा वेंट आपका होता है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ का ये क्रस्ट है, ये मैग्मा है, ये ऐश क्लाउड है जो बादल बनते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका आइसलैंड है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो ये इसकी जियोलॉजी थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली इसकी जियोलॉजी, जैसे इधर यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, मिड एटलांटिक रिज है, और यहाँ पे एक माउंटेन भी है, ये लिखा हुआ है, ये PDF शेयर कर दूंगा मैं, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना। तो यहाँ पे अगर आप दोबारा से ये इसको देखोगे, मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, जैसे जो मेंस का भी प्रश्न है ना कि आखिर क्यों यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन की स्थिति बनी होती है। तो यहाँ पे आपके पास 2 प्लेट्स हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, दोनों डाइवर्जेंट है, ये याद रखना। ये शब्द डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है, जब दूर जाती है तो एक खाई टाइप बन रही है जिसे हम रिज बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक रिज भी बन रहा है। जब रिज बन रहा है तो नीचे से वॉल्केनो जो मैग्मा है वो बाहर की तरफ निकलने का रास्ता भी बन जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या समझना है कि अगर आपसे पूछेगा अच्छा क्या फैक्टर है जिससे कि आइसलैंड के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन है, तो यहाँ पे आपको बताना है 2 मेजर प्लेट्स हैं यहाँ पे, एक का नाम यूरेशियन प्लेट है, दूसरे का नाम नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पे सबडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट उधर जा रही है। जैसे मान लो ये प्लेट है ना, जैसे एक प्लेट ये चिपकी हुई है, अभी एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बीच में खाई बन रही है ना, तो खाई बन रही है इस टाइप से, तो नीचे ऐसे जगह ऐसे खुलेगी तो ये रिज बन जाएगी, और नीचे से जो मैग्मा है फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये कंसेप्ट है यहाँ पे, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जो प्लेट होती है उसे किसका फ्रेगमेंट बोलते हैं और उसमें कौन 2 मेजर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ी भी पढ़ी होगी तो आप आंसर कर लोगे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि देखो ये देखो एडवांस टॉपिक है, ये एडवांस टॉपिक है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो फजार्ड भी पूछा था, डिस्कस किया था मैंने आपको एग्जाम के अंदर, एग्जाम मतलब टॉपिक भी डिस्कस किया था, स्क्रीनशॉट भी शो किया है मैंने आपको कि हम लोगों ने वो सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रखे। तो ये आप देखो कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यूरेशियन है, नॉर्थ अमेरिकन, 2 ये प्लेट्स आपकी आ जाती हैं। अब यहाँ पे अगर आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वॉल्केनिक जोन्स मेंशन कर दिए हैं, अगर आपको दिख रहे हो तो एक बार नोटिस कर लो इस चीज़ को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई प्रकार की बेल्ट है, ओराइजा फोजोकुल बेल्ट, ठीक है, नॉर्थ वॉल्केनिक जोन है, क्रफाला है, ठीक है, ये अलग अलग जगह हैं, में ईस्ट वॉल्केनिक जोन है। तो ये जो भी वॉल्केनिक जोन है ना, वो सारे के सारे जोन आपके उसी मिड अटलांटिक रिज के अलॉन्ग ही लोकेटेड है। ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी जो है होने चाहिए। तो अभी भी जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो भी अगर आपसे पूछे कि वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में, तो आपको बस यही चीज़ें थोड़ी सी मेंशन कर देनी। अब इधर दूसरी चीज़ देखो, एक ब्लू लैगून जियोथर्मल स्पा है। स्पा मतलब यहाँ पे लोग लेटे रहते हैं, गर्म थोड़ा पानी होता होगा, तो वहाँ के लिए तो इतना ही काफ़ी है, ठीक, गर्म पानी में लेटे हैं इस टाइप से, सारा इस टाइप से उनका मज़ा आता होगा। तो ये याद रखना कि ब्लू लैगून जियोथर्मल स्पा भी वहीं लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड ये आइसलैंड पे ही आपका
लोकेटेड है। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उस जगह का बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन आपका उस रीजन का है। और दूसरा, इस वॉल्केनो का नाम याद रखना है, ये वॉल्केनो का नाम है और कोई है, ठीक है। तो इतना कंटेंट आपको है। तो हमने इस टॉपिक में क्या क्या सीख लिया? हमने सीखा कि आइसलैंड के एक इंपॉर्टेंट वॉल्केनो का नाम कवर कर लिया। दूसरा, आइसलैंड के अंदर क्यों वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो आता है, वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। 2 चीज़ें हमने देख ली। नेक्स्ट देखते हैं, EU रीचेस डील टू रिफॉर्म ब्लॉक माइग्रेशन लॉ। अब इस पर देखो और आर्टिकल्स आएंगे, थोड़ा सा माहौल टाइप बना है इस आर्टिकल में। जैसे अभी हमारे मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो नए लॉज पास किए गए हैं, है ना, वो उस पर हमने वैसे पहले भी चर्चा सारे प्रोविजंस पे कर रखी थी। पहले भी जब वो इंट्रोड्यूस ही हुए थे तो उस बिल पर हमने सारी चर्चा कर रखी थी। बट अभी देखोगे ना, आर्टिकल्स आएंगे, ठीक है, आर्टिकल्स आएंगे, तो वेट करो। आज तो हेडलाइंस है कि वो पास हो गया, 2-2, 3-3 पॉइंट्स ऐसे ही दिए रहेंगे। वो आर्टिकल्स आएंगे, 1-2 दिन वेट करोगे, फिर दोबारा से कवर कर लूँगा। बट अगर आप अपने पुराने नोट्स देखोगे तो पॉलिटी के अंदर हमने वो जो सारे के सारे बिल्स के प्रोविजंस एनालिसिस पूरा कवर पहले भी कर रखा है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। लेट्स सी द यहाँ पे ये टॉपिक आप GS पेपर 3 माइग्रेशन का एक टॉपिक है, वहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक लॉज जो है किया गया है। ब्लॉक लॉज बेसिकली जैसे देखो, इन देशों में दिक्कत क्या हो रही है कि माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे इश्यूज प्रॉब्लम्स ये लोग फेस कर रहे हैं। सामाजिक कल्चरल लेवल पे इन लोग को प्रॉब्लम फेस हो रही है ना। तो सिक्योरिटी इश्यूज भी कई सारे फेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसी एंटी माइग्रेंट पार्टीज तक बन गई हैं। मतलब ये सब यहाँ पे यूरोप में एनवायरनमेंट और माइग्रेशन 2 बहुत बड़े फैक्टर्स हैं पॉलिटिकल इश्यूज अगर देखा जाए तो। इसी के लिए ये पूरे EU का एक ब्लॉक लॉ लेकर आया गया है, जिसमें इन्होंने बॉर्डर में ही लोगों को डिटेन कर लेना, और जहाँ से है उनको फिर उनको आए हैं तो उनको वहाँ भेज देना, इस टाइप की चीज़ों को इंक्लूड आपका किया गया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा याद रखें कि हाल में ही माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए हाल में ही यूरोपियन यूनियन के अंदर आपका ये ब्लॉक लॉज आपके लाए गए हैं। लाइव सेशन देख रहे हैं, लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। सेशन को लाइक तो चलो करें ही, शेयर भी करें। कब सेशन अटेंड करते हैं वो ज़रूर से बताएं। 5am सीरीज़ को सीरियसली कवर करें, ठीक है। चलो यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं, आउटकम ऑफ द COP28 क्लाइमेट समिट। अगर इस पर थोड़ा सा देखोगे तो ये COP28 का जो आउटकम है, इस पर इन्होंने तो कुछ चर्चा कर रखी है। तो COP28 की जो चर्चा कर रखी है, इस पर वैसे हम लोगों ने भी काफ़ी चर्चा कर रखी है ऑलरेडी। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड, ठीक है, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड ऑन COP28। हमने भी इस पर काफ़ी चर्चा कर रखी है। तो COP28 की अगर बात किया जाए तो सब कुछ कवर्ड है। मेरा ये मानना है, आपके लिए मेरा अनुरोध यही रहेगा आप लोग से कि आप लोग जो है पूरा जो सेशन है, मतलब ये टॉपिक देख लो, नया टॉप पॉइंट मिलता है तो उसे मैं ऐड करता। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जैसे नवंबर के समय शुरू हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि आप लोग पेज थोड़ा छोड़ के रखना, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ आता रहता है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इन्होंने एक साथ दे दिया है, तो फिर से पूरा लिख दो तो सही नहीं है। तो देख लो, कुछ नया मिलता है तो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। वैसे वो सारी चीज़ें ही रिपीटेड है एक प्रकार से, बट एक साथ दे दिया इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करने में भी मजा आएगा। सो लॉस एंड डैमेज फंड हमने डिस्कस किया है कि COP27 के अंदर लॉस एंड डैमेज फंड की बातचीत शुरू हुई थी, और इसमें वो आपका एक तरीके से फंक्शनल कर दिया गया है। लॉस एंड डैमेज हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था, इसके कंसेप्ट को भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान होना ही है या जो हो चुका है, तो उसको मीट करने के लिए एक जो कंपनसेटरी फंड क्रिएट किया गया, उसे लॉस एंड डैमेज फंड किया गया है। अब इसको पूरा जो देखने की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्टर करने की जिम्मेदारी फिलहाल के लिए वर्ल्ड बैंक की है। बट देशों को थोड़ा चिंता इस बात की है कि वर्ल्ड बैंक किस तरीके से पैसों को एक्सेस करने देता है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा इंक्लिनेशन जो है डेवलप्ड देशों के प्रति ज़्यादा होता है, तो पैसा ही ना आए। ऑल्दो कई जगह पे जो पैसा आ भी रहा है फंड के अंदर, वो इतना सफिशिएंट नहीं है, हर जगह इस पॉइंट को भी रखा गया। तो ऑटोनॉमी हो गई या किस तरीके से फंड का यूज़ करना, इस पे कंडीशंस लगा दे। तो ये कहा गया कि ज़रूरी ये है कि जो भी आपका ये फंड है, इसमें जिसकी ज़रूरत है, जैसे अभी हमारा लॉस एंड डैमेज है, डेवलपिंग लीस्ट डेवलप्ड देश है, तो हमारा लॉस एंड डैमेज है, तो हमें अलाउ किया जाए, है ना, वी शुड बी अलाउड कि हम जो है फंड का इस्तेमाल आपके मतलब बहुत ज़्यादा आपसे हर चीज़ की परमिशन हमें ना लेनी पड़े, और हम अपने फंड का जो इस्तेमाल है उसको सही तरीके से कर सकें। तो एक्सेसिबिलिटी थोड़ा सा इंप्रूव करने की एक कंडीशन रखी गई है। फिर हमने दूसरा जो इसमें चर्चा की गई है, ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब होता है कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने कुछ चीज़ें रखी कि भाई ये ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को हमको रिड्यूस करना है, तभी जो टेम्परेचर है वो ऑन एन एवरेज 1.5 डिग्री सेल्सियस से प्री इंडस्ट्रियल लेवल से इंक्रीज नहीं होगा। अब ग्लोबल स्टॉक टेक बेसिकली पहली बार उस रिपोर्ट को इस
COP28 के अंदर रखा गया। ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब क्या होता है कि रिव्यू करना, कि सब देशों ने तो बोल तो दिया हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने जो है इतना एमिशन कम कर दिया, हमने उतना कर दिया, ये सब बड़ी बड़ी बातें जो है बोल दी गई। अब ये रिपोर्ट सामने रखी गई कि क्या मतलब जो रिव्यू है पूरा रखा गया कि आखिर कितना मतलब क्या स्थिति है। तो वो ग्लोबल स्टॉक टेक जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रखी जो भी प्रोग्रेस है वो कितना हुआ, क्योंकि प्रोग्रेस के बेसिस पे ही हम सारी डिसीजन मेकिंग भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें फिर बाद में बताई भी गई कि जो फॉसिल फ्यूल से फेस आउट करना, फॉसिल फ्यूल जो है जो पेट्रोल डीजल है उसको धीरे धीरे इसका इस्तेमाल कम करना, अभी खास तौर से भी एनर्जी के कंटेक्स्ट में आगे डिस्कस करेंगे। फिर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना, इस पर फोकस किया गया है। फिर उसके बाद 20 देशों ने कहा है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी को भी वो ट्रिपल करेंगे। फिर फॉसिल फ्यूल को अभी फ़िलहाल के लिए कहा गया है कि धीरे धीरे इसे सिर्फ एनर्जी सिस्टम के रूप में ही मतलब इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू एनर्जी सिस्टम एलोन, दे कैन कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन द प्लास्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर में। मतलब फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल अभी हम प्लास्टिक बनाने में और ट्रांसपोर्ट पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे कर सकते हैं प्लास्टिक, ठीक है। और सिर्फ एनर्जी सिस्टम के अंदर ही इसका रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि इसको धीरे धीरे यहाँ से फेस आउट किया जाए, इसके माध्यम से जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं। तो ये थोड़ा सा समझना इस बात को, ठीक है। यहाँ से प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है कि मतलब फॉसिल फ्यूल के कंटेक्स्ट में, COP28 के कंटेक्स्ट में ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है। दूसरा इसमें कहा गया कि ट्रांजिशनल फ्यूल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आप फॉसिल फ्यूल को आप इसका ख़त्म करना चाहते हो कि भाई कोल यूज़ नहीं करना, पेट्रोल डीजल यूज़ नहीं करना, फिर आप रिन्यूएबल की तरफ जाना पड़ता है। तो बीच में आपको कुछ ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इस ट्रांजिशन में आपकी मदद करे। तो उसमें एग्जांपल है जैसे मान लो नेचुरल गैस को एक ट्रांजिशनल फ्यूल के रूप में माना जाता है। तो आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशनल फ्यूल है, तो नेचुरल गैस है, ये भी ध्यान में रखना। दूसरा ये भी कहा गया कि कुछ टेक्नोलॉजी की बात की गई है, जैसे कहा गया कि अगर आप फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हो तो उसमें कुछ कमिंग टेक्नोलॉजी जैसे कार्बन रिमूवल या कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, CCS। अगर आपको याद हो तो मैंने डायग्राम के साथ पूरा एक्सप्लेन किया था CCS को, और कार्बन रिमूवल दोनों चीज़ को हमने डिस्कस किया था, ठीक है, डिटेल में। अंदर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसके बाद फिर देखते हैं ग्रीन फाइनेंस की बात किया जाए तो यहाँ पे इसमें ये मतलब ये चीज़ माना गया है कि जो क्लाइमेट मतलब डेवलप्ड देश की जिम्मेदारी बनती है पैसा देना, उनको ये माना गया। और ये भी कहा गया कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी एक रोल बनता है, प्राइवेट सेक्टर शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट, मतलब पैसा है देने में उसमें पार्टिसिपेट करना। फिर अभी ग्रीन क्लाइमेट फंड, उसमें अभी 3.5 बिलियन का सपोर्ट जो है आया है, और इसमें एडाप्टेशन और मिटिगेशन के लिए आप कह सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ा फंडिंग हो जाएगी। उसके बाद $188 मिलियन आपका एडाप्टेशन फंड के रूप में यूज़ किया। अब यहाँ पे बार बार एक शब्द यूज़ हो रहा है, जैसे अगर आप याद करो तो हमने लॉस एंड डैमेज फंड को डिस्कस किया कि क्या होता है उसका मतलब। और दूसरा यहाँ पे एडाप्टेशन और मिटिगेशन की बात है। मिटिगेशन का मतलब आप कदम उठा रहे हो जिससे कि ऐसे फैक्टर जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो कम हो। दूसरा एडाप्टेशन का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको जो एडाप्ट करना पड़ रहा है, अडाप्ट के जैसे मान लो आपको एग्रीकल्चर लेवल पर अडाप्ट करना पड़ रहा है, आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके अडाप्ट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए फिर जो खर्चा आएगा वो अडाप्टेशन फंड से दे होगा। मिटिगेशन का मतलब मान लो जो स्टेप ले रहे हो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करना। लॉस एंड डैमेज का मतलब है कि ऑलरेडी लॉस हो चुका है या ऑब्वियस है जो लॉस फ्यूचर में होने वाला है, तो उसके लिए एक फंड क्रिएट किया गया। तो तीनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये ग्रीन क्लाइमेट फंड में स्पेसिफिकली एडाप्टेशन और मिटिगेशन से रिलेटेड है, ये थोड़ा माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए। लॉस एंड डैमेज वाला कंटेंट इसमें नहीं है। लॉस एंड डैमेज फंड सेपरेट फंड है जो कि COP27 के अंदर किया गया था और COP28 में उसे फंक्शनल आपको किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट की बात की, जिसमें आपका जो पार्टिसिपेशन है प्राइवेट सेक्टर का वो भी इंक्रीज किया जाए। फिर यहाँ पे अल्टेरा नाम से भी एक इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, जिसमें लगभग $250 बिलियन को जो है आपका मतलब मोबिलाइज़ किया जाएगा, जिससे कि अलग अलग ये जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब जगह पे इन्वेस्टमेंट किया जा सके। प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन होगा। अब इंडिया की अगर बात किया जाए तो इंडिया ने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। इंडिया ने कहा कि जैसे क्लाइमेट चेंज और हेल्थ को लिंक किया है, मैंने क्वेश्चन भी आपको मेंस का दिया था इसमें, तो क्लाइमेट चेंज और हेल्थ का भी इम्पैक्ट पर चर्चा की इसमें आपकी हुई है। और उन्होंने कहा कि 123 देशों ने कहा कि
कि लगभग $1 बिलियन का मतलब इतना कमिट किया है, जिससे कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ क्राइसिस आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको एड्रेस किया जाए। कमेंट सेक्शन में आप बताइए, जस्ट टेल अस कि हेल्थ इंपैक्ट 2-3 कमेंट में बता दो, ठीक है। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है आपने, बढ़िया आंसर भी मुझे सेंड किए हुए हैं। अब दूसरा है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात किया जाए कि इंडिया डिडेंट साइन द डिक्लेरेशन। इंडिया ने इसको जो डिक्लेरेशन है इसको साइन नहीं किया, बिकॉज रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन द हेल्थ सेक्टर वुड मीन्स रिडक्शन इन एमिशन फ्रॉम गैसेस यूज फॉर कूलिंग। इंडिया, देखो बातचीत तो रखी गई है, लेकिन इंडिया ने उस डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया हेल्थ से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेल्थ से रिलेटेड इंडिया ने साइन क्यों नहीं साइन किया? क्योंकि इंडिया को पता है, जैसे मान लो कई ग्रीन हाउस गैसेस जो कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो फिर उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, अभी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो कूलिंग के लिए तो जरूरत पड़ेगी, हमारे पास अल्टरनेटिव कुछ है नहीं, तो ये भी एक है। फिर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो उसके अपने हेल्थ केयर के चैलेंजेस है, उसको भी हमें मीट करना है। फिर आपके पास ग्लोबल मीथेन प्लेज भी COP26 के अंदर, यहाँ पे भी COP26 में प्रपोज किया गया था, जिसमें मीथेन के लेवल को रिडक्शन की बात की गई थी। इंडिया ने भी इस पर एग्री नहीं किया। COP28 में दोबारा से इस चीज़ को सामने रखा गया। अब इसमें मेनली ये चीज़ हाईलाइट की गई है कि जैसे जो मीथेन है उसके लेवल को रिड्यूस करना। मीथेन भी एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी काफ़ी पावरफुल गैस है मीथेन, लेकिन CO2 जो है बेसिकली ज़्यादा एमिट होती है। मीथेन मेनली जैसे राइस कल्टीवेशन या जो जानवर हैं और उनके शरीर से, और जब वो उनका वेस्ट मटेरियल, उनसे मीथेन जो है रिलीज होती है। सो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन बिकमिंग द न्यू सेक्रेटेरिएट एंड पार्टनर ऑफ द प्लेज, अनाउंसिंग मोर देन $1 बिलियन इन द न्यू ग्रांट फॉर फंडिंग प्रोजेक्ट टू रिड्यूस द मीथेन एमिशन। तो यहाँ पे लगभग आप कह सकते हो कि मीथेन एमिशन के लिए भी $1 बिलियन आपका अनाउंस किया गया है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट और गैस सेक्टर से मीथेन के अमाउंट को रिड्यूस करना, इस पर भी फोकस आपका किया गया। लगभग 150 देशों ने इसको मीथेन की पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए रखा है। इंडिया ने साइन नहीं किया है, बिकॉज इंडिया का भी मानना है कि देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डेवलप्ड देश का बढ़िया एक दिमाग लगा रहे हैं। वो ये कहेंगे देखो हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे ना, उससे CO2 निकल रहा है, तुम एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटी कर रहे हो तो उससे मीथेन निकलता है, और मीथेन CO2 से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसलिए आप क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है, पैसा हम नहीं देंगे, इस टाइप से कहेंगे। बोले तुम गाय यूज़ करते हो, तुम भैंस यूज़ करते हो, तुम ये करते हो वो करते हो, इस टाइप से एक लॉजिक, एक मतलब फोकस शिफ्ट हो जाएगा, CO2 से मीथेन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और उनके पास एक बार्गेनिंग पावर आ जाएगी। ये एक बड़ी एक चैलेंज है। सो मेजर यहाँ पे कई जो मेजर पॉइंट्स हाईलाइट किए गए, एक तो प्रकृति को हमें जो भी डेवलपमेंट हो, जो भी चैलेंजेस हो, उसको हम प्रकृति को साथ में लेकर सॉल्यूशन की तरफ रीच करें। बायोडाइवर्सिटी हमारी जो है उसको हम कंजर्व करें, सस्टेनेबल और रिजिलियंट फूड सिस्टम की तरफ हम मूव करें। मतलब जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर अफेक्ट हो रहा है, हम एग्रीकल्चर में ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ों को ग्रो करें, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करें, जिससे कि जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस जो है वो किया जा सके। ठीक है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। फिर यहाँ पे फॉसिल फ्यूल की सब्सिडी पर भी चर्चा आपकी की गई है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कहा कि इसको धीरे धीरे हमें फेस आउट करना पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया ने अभी इसको फेस आउट, जो सब्सिडी देने वाली बात है उसको फेस आउट करने से अभी मना किया, क्योंकि उसका इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। सिंपल सी बात है कि फॉसिल फ्यूल अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अभी हमें एनर्जी लेवल पे बहुत जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे एरिया में ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीज़ों पर हमारा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है। अब एकदम से हम साइन करके सारा बंद कर दें तो पॉसिबल हमारे लिए नहीं, जब तक अल्टरनेटिव ना बने। अल्टरनेटिव बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये एक बड़ा रीज़न है, हमने इसलिए इस पर अभी हमने साइन नहीं किया। तो कोल है की बात करें, जैसे अब कोल है, अब ये भी कहा गया कि नए नए, जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी या एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हम जाएंगे तो नए नए प्रकार के आपके हम कह सकते हैं, वी कैन से कि नए नए प्रकार के आपके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट आपका करेंगे। फिर ये डेवलपिंग कंट्रीज़ ने कहा है कि आप जो भी पैसा प्रोवाइड करें, पैसा जो आपको प्रोवाइड करना है उसको नई नई टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में, जैसे जो भी आप क्लाइमेट फाइनेंस करते हैं तो टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि जॉब क्रिएशन हो सकता है, डेवलपमेंट जो अचीव करे उस पर सबको उसका बेनिफिट जो है वो आपका रीच कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे एस्पेक्ट को फोकस किया गया है, और इसमें बहुत सारे लेवल पे जो फाइनेंस को मोबिलाइज करने के लिए, रिसोर्स को मोबिलाइज करने के लिए वर्ल्ड बैंक का एक इंपॉर्टेंट रोल है। कि जैसे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि लॉस एंड डैमेज फंड को कौन अभी फिलहाल के लिए किसको असाइन किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक को किया गया। तो प्राइवेट सेक्टर के भी रोल को भी हाईलाइट किया गया है, प्राइवेट सेक्टर भी क्लाइमेट फाइनेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, पार्लियामेंट सिक्योरिटी है। अब इन्होंने बहुत टेक्निकल बातें बोली हैं,
तो आप थोड़ा सा देख लेना, पार्लियामेंट सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस किए ले रहा हूँ, बाकी इन्होंने बहुत ही टेक्निकल बातें बोली हैं, तो आपका इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। बट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे एक बहुत माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए, जो इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि पार्लियामेंट में जैसे जब पहले अटैक हुआ था तो उसके बाद सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी कर दी गई थी। अब उसमें जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बहुत सारे बोलार्ड, ड्रॉप गेट्स और स्पाइक बैरियर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। लेकिन एक जो फ्लॉ रहा है वो ये है कि जैसे जैसे मान लो जूते हैं ना, जूतों की चेकिंग नहीं होती है। अब ये बात ना, अब मतलब आप इस सिंपल सा सोचो कि आप और हम कॉमन पर्सन है ना, तो पढ़ाई लिखाई में दिमाग है, आपका दिमाग ये नहीं जाएगा कि मैं जूतों में ये डिटेक्ट नहीं करते हैं तो जूतों में मैं कुछ डाल के ले जाऊं, है ना। तो यहाँ पे देखना ये जानना जरूरी है कि आखिर ये ज्ञान दिया कैसे गया, क्योंकि उनका भी जो लेवल है ना वो भी उतना अधिक नहीं लगता है, क्योंकि अगर इतना लेवल अधिक होता तो अच्छी खासी कोई जॉब कर रहे होते, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बस समझना ये है कि क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इंसान, अब जैसे मान लो कोई नक्सल बन रहा है, कोई माइस्ट बन रहा है, तो वो भी तो अपने विचारों को जस्टिफाई करता है कुछ ना कुछ करके, जंगलों में रह के और अपने विचारों को जस्टिफाई करके, और एक सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करना, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को रोकना, ये वो लोग भी तो ऐसे करते हैं। और वो कभी नहीं चाहेंगे डेवलपमेंट जो है हमारी ट्राइबल कम्युनिटी तक रीच करे। स्कूल अगर बनेगा तो उसको उड़ा देना, रोड बन रही है उसको वो करना, तो उनका तो बिजनेस चलता है बढ़िया तरीके से। तो वो तो एकदम इन्फेक्टेड माइंड है ना, एकदम इन्फेक्टेड माइंड, एक बीमार माइंड होता है जो कि उस प्रकार का विचार लेकर चलता है, और वो उस विचार से दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं। और यूथ इसके लिए बहुत वनरेबल हो गया। पहले तो चलो किसी से ऐसे मतलब इन्फेक्टेड माइंड से अगर आप मिले तो वो फिर आपको इन्फ्लुएंस कर सकता था, बट आज के समय में तो क्या मिलने की जरूरत कहाँ है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से कई चीज़ें जो है रख के और फिर उसको प्रोपगेट किया जा सकता है। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, और ये जो होता है ना, जैसे जो हमारे पार्लियामेंट एक पिलर है, सबसे बड़ा पिलर है। मान लो कोई इशू एग्जिस्ट करता है तो इशू को और सिक्योरिटी को हमें साथ पैरेलली लेकर नहीं चल रहे हैं। ये क्लियर कट माइंड के अंदर आपके होना चाहिए कि सिक्योरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप इसको जस्टिफाई करोगे, फ्यूचर के अंदर जो है मतलब किसी की शादी नहीं हो रही है तो थोड़ी ना वो कुछ आप कह सकते हैं कि किसी की डिग्निटी को वो कह दे कि मेरी मैरिज नहीं हो रही है तो मैं किसी की डिग्निटी को जो है हैम्पर कर सकता हूँ, ये थोड़ी ना आप जस्टिफाई कर दोगे किसी को। जॉब या अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जब आप किसी पर डिस्कशन करते हो तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट करने के भी तरीके होते हैं, है ना। जैसे अब ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में घुस गए, है ना, वहाँ भी रूल्स रेगुलेशन कुछ करने चले गए। अब मान लो जैसे यहाँ पे भी यूपीएससी कंटेक्स्ट में भी कई सारे आपके साथी स्टूडेंट्स हैं जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखो कि बहुत पीसफुल जो जगह है, परमिशन ली होगी प्रॉपर प्रोटेस्ट करने, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। अगर कोई लीडर के मान लो ओपिनियन आपको पसंद नहीं है, सरकार की पॉलिसी पसंद नहीं है, तो उस पर हमने अपने व्यूज़ को रखा, अपने पॉइंट्स को रखा, ये बहुत अच्छी बात है। बट जब आप ये प्रयास करते हो कि मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कोई ब्रिटिश एरा में रह रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा आप अटेम्प्ट कर दो जो कि सिक्योरिटी ब्रीच के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, एमपीज, इनकी सिक्योरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन के प्रति जो है आपका व्यू पॉइंट डिफर कर सकता है, बट उस पोजीशन की डिग्निटी को आपको मेंटेन करना है। मान लो आज कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई एमपी है, लोकसभा स्पीकर है, आज कोई एक्स पर्सन है, कल वाई पर्सन होगा, तो हमें उस पर्सन नहीं है बट हमें उस पोजीशन के लिए ही क्योंकि सारी संस्थाएं उसी के लिए है ना। अगर हम उस पोजीशन को नहीं बचा पाएंगे तो फिर हमारी डेमोक्रेसी कैसे सस्टेन करेगी, ये बहुत 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 ज़रूरी है। तो कभी भी एज अ ब्यूरोक्रेट, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, इस चीज़ को कभी जस्टिफाई नहीं करना है कि आप सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट को लिंक करो कि भाई वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इस टाइप का हमने काम कर दिया। आप सोचो कितना हाईएस्ट लेवल का माइंड होगा जिन्हें ये पता है कि वो जूते चेक नहीं करते हैं, या तो कोई बताया जो भी रीज़न वो तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, और उसको उसमें हम ये रख के जाएंगे। आजकल ये आइडिया, मान लो ये आइडिया किसी ऐसे माइंड को लग जाता जो नुकसान पहुंचा सके, कोई भी ऐसी केमिकल कुछ ऐसा आज के समय में अवेलेबल है ही, तो ऐसा कुछ चला जाए और उससे कुछ, आप सोचो कि कितना नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है, और इसको हमेशा याद रखना, इंटरव्यू में बैठो तो इसको बहुत सीरियसली और डायरेक्टली अपने इसमें स्टैंड लेना है। इसमें ये नहीं करना है कि सर हाँ बट बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड ये इशू एंड ऑल, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हो। पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई अगर
कोई पावर में है वो एक्स बोलेगा तो वो अपोजिशन में वो वाई बोलेगा। ये तो देखो ये रूल है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हो, आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो, तो ब्यूरोक्रेसी में आपको अपने स्टैंड को फर्म रखना है और स्टैंड ऐसा लेना है, क्योंकि आप भी अब ऐसा नहीं कि आप मान लो सिलेक्ट हो गए और आप सपोज करो आईपीएस और सिक्योरिटी संभाल रहे हो, तो कोई अनएम्प्लॉयड आएगा तो कहेगा नहीं नहीं तुम चले जाओ, तुम नुकसान कर दो, जाओ तुम अनएम्प्लॉयड हो, तुम जाओ नुकसान कर दो, बहुत बढ़िया जाओ। ऐसा थोड़ी ना अलाउ करोगे। सिंपल सा लॉजिक समझो ना इस बात को। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है, बहुत बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है, और अपने स्टैंड भी आपको इसी कंटेक्स्ट में ही रखना है। ये बहुत क्लियर आपका माइंड होना चाहिए इसमें इफ बट वाला कोई सवाल नहीं है। तो यहाँ पे देखो स्कैनर, फिर यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी ही एक है, जैसे अभी जूता उता भी चेक होना चाहिए, मिलीमीटर वेव्स स्कैनर भी यूएस और यूरोप में होना चाहिए। अब हमें भी ये देखो सिक्योरिटी ब्रीच अगर ऐसी हुई है तो यहाँ पे हमें अपनी एजेंसीज जो है उनको भी देखना है कि वो कैसे मॉडर्नाइज अपने आप को कर सके, कि अगर कोई इधर से थोड़ा बहुत दिमाग लगा के और इस टाइप का ब्रीच कर देता है तो ये एक थ्रेट। और पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और मतलब ये तो बहुत हाईएस्ट पोजीशन है, ये बहुत हाईएस्ट पोजीशन है। तो हमने ऑलरेडी आप ये देखो कि हमने बहुत बड़े डिग्निटरीज हमने लॉस किए हैं कंट्री का, हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको आप कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा सोचना जरूरी है। तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हम कैसे रीच करें, कैसे थोड़ा सा चीज़ों को पॉलिसी लेवल पे चेंजेस करें, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे जनरली जो सिक्योरिटी का पार्लियामेंट में, वो वहाँ पार्लियामेंट में जैसे स्पीकर हैं और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हैं वही सारा देखते हैं। उन्हीं के अंडर कई जैसे सीआईएसएफ सीआरपीएफ के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके माध्यम से सिक्योरिटी आपकी मेंटेन की जाती है। तो अगर मेटल डिटेक्टर यूज़ होता है तो उसमें तो देखो ये सब डिटेक्ट नहीं होगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये संसद सिक्योरिटी को देखते भी हैं। और फिर यहाँ पे आपके पास जॉइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी लोकसभा राज्यसभा, उनके भी डायरेक्टर सिक्योरिटी भी हैं जिससे सिक्योरिटी ऑपरेशंस को देखा जाता है। अब देखो ये सब तो बहुत बड़ी ऑफिसर्स हैं, बड़े लेवल पे लोग हैं। अब ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि मतलब कि कहाँ पे क्या चूक हुई है, क्या इम्पोर्टेंट है वो देखना है। अब जैसे मान लो कि उस दिन अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ रीच कर जाते हैं, सपोज करो वहाँ प्राइम मिनिस्टर होते, प्राइम मिनिस्टर के साथ एसपीजी होती है। अब अगर वहाँ पे वो ऐसे कूदम कादी करते हैं ना जैसे किया है, तो एसपीजी के पास पावर को एलिमिनेट कर सकते हैं तुरंत। यहाँ फिर इफ बट वाली बात नहीं है। ये कांड किसी दूसरे देश में हुआ था ना, वाले यूएस और ये सब में ना, यूएस तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हम कहते हैं, तो वहाँ तो तुरंत एलिमिनेट करते हैं उनको। तो आप थोड़ा सा स्टडी करना, जैसे आप यूएस में जाओ, यूएस में जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, अब उसमें रूल है, आप कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप कार ऐसे चला रहे हो, अब वहाँ पे क्या है कि ऑफिसर आया, आपने रोका, अब आपसे पूछा लाइसेंस दो, तो सबसे पहले उसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आपको अपने हाथ को थोड़ा आगे की तरफ रखना है, जो जो चीज़ें मांगा है ना वो आपको देना है, और कोई भी अगर आपने सस्पिशियस एक्टिविटी की तो वो शूट कर सकते हैं तुरंत आपको, आप कुछ नहीं कर सकते हो। हमारे देश में तो ऐसा नहीं कर सकते, मतलब जो हमारे वो मांगेंगे लाइसेंस वाइसेंस मांगते हैं, वो तो गन भी वो नहीं कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना हमें इस चीज़ को है कि इसको बहुत ही लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, सब बहुत ही स्ट्रिक्ट चीज़ें हैं। तो अब एसपीजी इन्वॉल्व होती तो हो सकता था कि फिर कुछ और बड़ा कदम उठा लिया जाता, क्योंकि फिर वहाँ पे सिक्योरिटी इशू आ जाता है प्राइम मिनिस्टर का। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, जियोलॉजी ऑफ आइसलैंड मेक इट वॉल्केनिक, जियोलॉजी ऑफ आइसलैंड मेक इट वॉल्केनिक इरप्शन प्रोन, ठीक है, डिस्कस करना 10 नंबर पे आपको लिखना है। आकलन सीरीज आप अगर ज्वाइन किया तो अपना आंसर पोस्ट करते रहें। ये नंबर है, कोई डाउट हो मुझे रीच कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSC ऐप डाउनलोड करना है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल में 20% ऑफ है, एक्टिव है, ठीक है। मैंने ऑफर का नाम गवर्नेंस डे रखा है। अब आप ये मत पूछना सर कि गवर्नेंस डे क्यों रखा है, क्रिसमस डे क्यों नहीं रखा है, तो ये क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो इसलिए मैंने गवर्नेंस डे रखा है। गुड गवर्नेंस डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल है आपका, तो ये भी एक्टिव है ऑफर, ठीक है। उसके अलावा ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, प्लीज़ इसका हिस्सा बने और अपनी तैयारी करते रहें, और इसमें सारी चीज़ें हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे रीच कर सकते हैं, अपने आंसर को मुझे सेंड करें। अगर आप आकलन सीरीज़ का हिस्सा नहीं तो अपने आंसर को आप यहाँ भी जो है सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।